नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित आप सभी छात्रों का जेड इंस्टीट्यूट लालपुर में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर कोर्स का 12वां भाग यानी 12 पार्ट 12। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कार्य के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं वीडियो में कार्य के आधार पर या कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं, यानी एनालॉग श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों जैसे दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि को मापने में किया जाता है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो मौसम विज्ञान को हवा, जैसे मौसम विज्ञान के द्वारा हवा, दबाव यानी हवा का दबाव, वातावरण में नमी यानी हवा में नमी, या बारिश कितनी हुई है यानी कि जब बारिश होती है तो उसका मापन, ये सब चीज़ें आजकल किसके द्वारा मापी जाती हैं, कंप्यूटर के द्वारा मापी जाती हैं। इन सब के आंकड़ा इकट्ठे करने के लिए, एकत्र करने के लिए, जानने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है या एनालॉग कंप्यूटर बनाए गए हैं। जैसे कि वर्षा मापी रेन गेज से मापी जाती है। वर्षा किससे मापी जाती है, रेन गेज से, और रेन गेज के द्वारा ही किसी विशेष स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। यानी कि आज कितनी वर्षा हुई, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इसका मापन किसके द्वारा होता है, रेन गेज के द्वारा। और रेन गेज क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है। ऐसे ही आर्द्रता, हवा में नमी मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। हवा की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। और वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है इसी के द्वारा यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा ही मापकर बताई जाती है कि अब हवा में कितनी आर्द्रता चल रही है, आज से कुछ दिन समय पहले कितनी आर्द्रता थी, आने वाले समय में कितनी आर्द्रता रहेगी। इन सब का अनुमान और जाँच करना आपका एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है। ऐसे ही वायु की शक्ति या गति, वायु की गति, वायु कितनी तेज़ी से बह रही है, यानी आने वाली हवाएं कितनी तेज़ी से हमारे देश की तरफ आ रही है, हमारी सीमा की तरफ आ रही है, या हमारे देश में या किसी विशेष राज्य में किस गति से हवा बह रही है, इसका मापन एनीमोमीटर द्वारा होता है। ये सभी क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। पहला था एनालॉग कंप्यूटर, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि जिन पर आप सीखते हैं, हम सिखाते हैं, वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। अपने घरों में, कार्यालयों में, जिसमें डिजिटल तरीके से डाटा फीड किया जाता है और डिजिटल तरीके से जिनका उपयोग किया जाता है, जिन्हें इनपुट देकर आउटपुट परिणाम के रूप में प्राप्त किया जाता है, उन कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जिनका प्रयोग हम शिक्षा वगैरह में या सीखने वगैरह के लिए करते हैं, या अपने किसी निजी कार्य के लिए या व्यापार के लिए करते हैं। उन सभी कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, और जिनमें डाटा 0 और 1 के रूप में फीड किया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों के गुणों से परिपूर्ण हुआ होता है या दोनों के गुणों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो हाइब्रिड किस के गुण से बना हुआ होता है, एनालॉग के और डिजिटल के। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सचर से ही हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, यानी दोनों प्रकार के कार्य डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। इसमें क्या होता है, और इसका कार्य होता है, दोनों के गुण होते हैं, और इसका कार्य ये होता है, यह कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से अधिक भरोसेमंद होता है तथा इनका कार्य आंकड़ों को प्राप्त करना, यानी कि जो हवा, वायु, नमी या बारिश, इन सब के आंकड़ों को प्राप्त करना और डिजिटल रूप से प्रदर्शित करना, इस कंप्यूटर का कार्य होता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर आंकड़ों को भी एकत्रित करता है और आंकड़ों को प्रदर्शित भी करता है, डिजिटल रूप में प्रदर्शित भी करता है। ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर।
इन कंप्यूटरों का प्रयोग अधिकतर मौसम विज्ञान के जो ऑफिस कार्यालय होते हैं वहाँ पर और चिकित्सालय यानी कि अस्पताल होते हैं वहाँ पर ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण आकार के आधार से जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार जब से हुआ है उसके आकार और कार्य क्षमता में बदलाव हो रहा है। यानी जब से कंप्यूटर बना है तब से ही उसके आकार में क्षमता में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, एक पूरे कमरे के बराबर आया करता था, बहुत बड़े एरिया में हुआ करता था। उसके आकार में क्षमता बढ़ती जा रही है और आकार छोटा होता जा रहा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 है मिनी कंप्यूटर, नंबर 4 है माइक्रो कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि आकार के आधार पर ये 4 प्रकार के कंप्यूटरों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो आकार के आधार पर सबसे पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है, यानी किसी डेस्क बोर्ड पर रखा जाता है। छोटे कंप्यूटर का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ। यानी जब से माइक्रो प्रोसेसर यानी 1970 से माइक्रो प्रोसेसर आया तब से ही छोटे कंप्यूटरों का विकास होना प्रारंभ हो गया। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनना संभव हुआ। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर, जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पामटॉप, टैबलेट, पीसी और वर्क स्टेशन आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर के ही एक तरह से ये प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। यानी कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था, जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वहीं मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर में अधिक सीपीयू होते हैं जबकि माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक सीपीयू होता है। और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय छोटी या मध्यम आकार की कंपनियां करती हैं। यानी मिनी कंप्यूटर कंपनियों के लिए कार्य करने के लिए होते हैं, क्योंकि वहां पर एक से अधिक सीपीयू होते हैं और एक से अधिक ही उस पर आपके मॉनिटर वगैरह लगे हुए होते हैं, उनको कहते हैं हम मिनी कंप्यूटर। जबकि एक पर्सनल यूज़ के लिए हम कंप्यूटर लाते हैं तो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। आपको मैं बता दूं कंप्यूटर का मतलब यही नहीं होता है कि एक सीपीयू और एक आपका मॉनिटर है और कीबोर्ड और माउस, इतना ही नहीं होता है। कोई एक वर्क जितने कंप्यूटरों से मिलकर हो रहा है उन सबको एक कंप्यूटर के रूप में माना जाएगा। यानी कि 4, 6, 10 सीपीयू लगे हुए हैं और एक ही वर्क कर रहे हैं, एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उन कंप्यूटर पर एक ही कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिनी कंप्यूटर बोलेंगे। यानी कि वो एक पूरा समूह बन गया, उसे हम बोलेंगे मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यानी कि मुख्य कंप्यूटर के रूप में मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। उससे अलग छोटे छोटे कंप्यूटर और लगे हुए होते हैं, लेकिन मैन फ्रेम के रूप में एक मुख्य कंप्यूटर के रूप में मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यानी एक मैन फ्रेम कंप्यूटर होता है और उसके अलावा अनेक मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी एक Node.js नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका प्रयोग होता है। यानी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है, उसका ही एक प्रयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मैन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े, अधिक संग्रह क्षमता वाले और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। यानी कि शोध प्रयोगशालाओं में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है।
1998 में भारत में CDAC द्वारा एक सुपर कंप्यूटर और बनाया गया जिसका नाम था परम 10,000। इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। आज भारत विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है, यानी सबसे ऊंचा नाम सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का है। यानी कि भारत ने एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था जिसका नाम था परम 10,000। उसकी गति स्पीड थी 1 खरब गणना प्रति सेकंड, यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड में वह कर सकता था, इतनी तेज गति थी उसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फ्रॉम कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के लाभ और हानि। कंप्यूटर से हमें क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं। आज हर जगह कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य के मुकाबले बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी कंप्यूटर का कार्य क्या है, मनुष्य से भी तेज गति से कार्य करना है। यह बहुत बड़ी गणना को कुछ सेकंड में कर सकता है या कर देता है। इसलिए ये क्या लाभ है, ये हमारा लाभ है कंप्यूटर से कि मनुष्य से भी पहले और बड़ी से बड़ी गणना को बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकता है। दूसरा क्या लाभ है, आज हर चीज़ कंप्यूटर पर उपलब्ध है। आप बहुत सारा डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और उसे कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा भी है तो आप क्लाउड स्टोरेज का उपयोग कर इंटरनेट पर भी अपना डाटा सुरक्षित रख सकते हैं, यानी अपने डाटा को इंटरनेट पर भी सेव कर सकते हैं। तीसरा लाभ देखते हैं कंप्यूटर का, आप कभी भी और कहीं भी अपने दोस्तों के संपर्क में वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट लाभ है, आप इंटरनेट पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला लाभ है, बैंकिंग जैसी सुविधाओं में कंप्यूटर तकनीकी का जवाब नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से किसी को भी रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट, आज मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल जमा करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ तक कंप्यूटर द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, वह भी बिना कोई गलती किए, यानी कोई कमी किए बिना। नेक्स्ट है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने दुनिया को बदल दिया है। आप घर बैठे ही बेस्ट टीचर या संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और चिकित्सा की बात करें तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स से इंटरनेट पर परामर्श ले सकते हैं। और अब तो मेडिकल स्टोर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही दवाइयाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आपके शहर में मिलती हों या कहीं बाहर। बड़ी आसानी से दवाइयों को भी आप ऑफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आसानी से मंगा भी सकते हैं, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए कंप्यूटर के लाभ। अब देखते हैं कंप्यूटर से होने वाली हानियाँ। जहाँ एक और कंप्यूटर से लोगों को स्मार्ट बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग बीमार भी बना रहा है। यानी कि हम कंप्यूटर का प्रयोग तो करें, लेकिन किसी चीज़ का, किसी वस्तु का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि खाना भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो वह भी नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए ये तो कंप्यूटर है, ये एक मशीन है, तकनीकी है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, नुकसानदेह होगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना भी नुकसानदेह है। कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा लगातार देखते रहने से सबसे ज़्यादा नुकसान आँखों को होता है। नेक्स्ट, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है। ज़्यादा लोग किसी के घर जाकर मिलने से बेहतर उससे सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि एक घर में रह रहे 4 व्यक्ति भी अपने अपने मोबाइल फ़ोन से ही चिपके रहते हैं। यह भी क्या है, एक कंप्यूटर से होने वाला नुकसान है, यानी हानि है। नेक्स्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों में कई मजदूरों का काम कंप्यूटर रोबोट करने लगे हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग सावधानी से न करने पर आपके पर्सनल डाटा चोरी होने का खतरा रहता है, जिससे कई यूजर्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि आपके खाते से पैसों का कट जाना। नेक्स्ट है, इसी प्रकार सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी सावधानी से काम करने पर नुकसान हो सकता है। यानी यदि हम सावधानी न बरतें, सोशल नेटवर्किंग करते हैं या सोशल साइट पर वर्क करते हैं तो हमें नुकसान होने का खतरा रहता है, जैसे कि हमारे डाटा को कोई चुरा ले या फिर हमारे ईमेल से
कोई गलत या हमारे ईमेल का कोई गलत तरीके से प्रयोग कर ले, या हमारे व्हाट्सएप है या सोशल नेटवर्किंग जितनी साइट्स हैं उनका कोई भी गलत तरीके से प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, इंटरनेट के माध्यम से ठगी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। ये इंटरनेट के माध्यम से सबसे ज़्यादा कार्य ठगी का होने लगा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे लिए हानिकारक हैं, यानी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हानिकारक भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो लाभदायक भी हैं। तो हमें उन्हीं कार्यों की तरफ अग्रसर होना चाहिए जो लाभदायक है, उन कार्यों की तरफ नहीं जाना चाहिए जो कि हानिकारक हैं। किसी भी ज्ञान का प्रयोग हम दो दिशाओं में कर सकते हैं, एक अच्छे कार्य में, एक बुरे कार्य में। ये कार्य करने वाले पर निर्भर होता है कि वह किस तरफ रुख करता है, किस तरफ अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, ये उसके ऊपर ही निर्भर होता है। लास्ट में निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन। अगर हम सही तरीके से इन तकनीक का प्रयोग करें तो हमारे भविष्य को बहुत ही बदल सकती है, लेकिन इसका गलत प्रयोग हमारे वर्तमान को भी खराब कर सकता है। और आप तो जानते ही हैं कि हम कंप्यूटर कंट्रोल में नहीं, यह हमारे कंट्रोल में है। इसका सही और सुरक्षित प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम कंप्यूटर के कंट्रोल में नहीं है, कंप्यूटर हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए हमें कंप्यूटर का सही तरीके से और सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।